ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट में जो गवर्नमेंट स्कीम्स का टॉपिक किया था उसमें आत्मनिर्भर भारत स्कीम के जो 4 पिलर्स थे उसमें आप न्यू हॉराइजन्स जो हमने डिस्कस किए थे वो आप पूछना चाह रहे हो, है ना? ठीक है। तो आते हैं उन 5 पिलर्स पर, आते हैं, पहले देखते हैं वो 5 पिलर्स जो हैं हमारे क्या थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से आगे चलते हैं। अच्छा, ये वाला जो था, है ना, फेज। Yes, yes, हाँ, ये जो फेज 4 था ना, न्यू हॉरिजन्स yes, ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है कि जैसे आपको ना कुछ और नई चीजें सोचनी है कि आप और कैसे ग्रोथ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी बोला कि हम इन्वेस्टर्स को बुलाकर यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करवाएंगे और हम उसको बोलेंगे कि भाई आपको हम ये सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। अब इसके अलावा और ग्रोथ के क्या हॉरिजन्स हो सकते हैं, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और मैं अपने देश की कैसे ग्रोथ कर सकता हूँ, तो वो हम ढूंढेंगे। अपने आईएएस लॉबी को, ब्यूरोक्रेट्स को बोलेंगे कि भाई आप बताओ हमको कि आगे और क्या पॉसिबिलिटीज हैं ग्रोथ की। तो वो सारी चीजें, अब वो डिपेंड करेगा वो क्या हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। जैसे अब आप देखो ना, 1991 से पहले हम लोग लाइसेंस को लेके कितना परेशान करते थे इन्वेस्टर को। तो हमने नई टेक्निक सोची कि नहीं यार, इन्वेस्टर को ना लाइसेंस से रिलीफ दिया जाए। फिर हमें लगा कि अच्छा यार, इन्वेस्टर को टैक्स को लेके परेशानी है, तो हमने कहा नहीं यार, इसको ना अब हम लोग टैक्स की राहत देते हैं, जीएसटी लॉन्च करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज को लेके परेशान है, तो हम उसकी उस चीज को हल्का करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और नई संभावनाएं देखेंगे कि ग्रोथ कैसे करी जा सकती है किसी कंट्री के साथ। देखो, अब जैसे हमने वैक्सीनेशन की पॉलिसी थी हमारी, तो हमने वैक्सीनेशन लोगों को दान में देनी शुरू करी, यूएसए को दी। तो क्या हुआ, यूएसए के साथ हमारे रिश्ते और स्ट्रांग हुए ना। अब कल को हम पाकिस्तान को भी अपनी वैक्सीन दे दे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और से क्या, चल पाकिस्तान गिले शिकवे खत्म करते यार, पिछली सारी बात भूल, अब ये तू वैक्सीन पकड़ भाई, और कश्मीर के लिए अब रोना पिटना बंद हो चाहिए, कश्मीर अब से हमारा पूरा हमारा है। ठीक है, तू भूल जा कश्मीर को और तू वैक्सीन लगा फिलहाल। तो नए हॉरिजन्स हैं ऑफ ग्रोथ की, उसके साथ यारी दोस्ती कर ले हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान और हम मिल के ग्रोथ करें, या चाइना के साथ हमारे और रिलेशन स्ट्रांग हो जाएं। तो डिपेंड करेगा क्या करा जा सकता है। वो तो क्रिएटिविटी है हमारी आईएएस और हमारे ब्यूरोक्रेट्स की कि वो क्या सोच सकते हैं और अच्छा कैसे करा जा सकता है देश के लिए। तो ये फेज 4 है। ठीक है, और बताओ इसके अलावा। डन। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक इसको डिस्कस किया था। अब हम एक बार जरा ये एमसीक्यूज कर लेते हैं, और आप देखो इन एमसीक्यूज का आंसर मेरे को बताओ। फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, उसको कंप्लीट करते हैं। तो आते हैं जी मैदान में और देखते हैं कि आपको कितना कुछ आता है इसमें से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सी लग रहा है आपको? अच्छा, ये कह रहा है आत्मनिर्भर भारत जो है वो ट्रांसलेट टू सेल्फ रिलायंट इंडिया और सेल्फ सफिशिएंट इंडिया। तो हाँ, ठीक लग रहा है। अच्छा, फॉर मेकिंग इंडिया अ बिगर एंड मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, pursuing policies that are efficient and competitive and being self sustaining and self generating। तो मेरे ख्याल से ठीक है दोनों बातें। तो बिल्कुल ओके 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 ओके, डन है। ठीक है, तो सी जो है इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अच्छा, ए लग रहा है आपको? अच्छा चलो ठीक है, एक मिनट चेक करते हैं इसको। हाँ 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 हाँ। ये कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत मीन सेल्फ कंटेनिंग, आइसोलेटिंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड और बीइंग प्रोटेक्शनिस्ट। तो मेरे ख्याल से ओके है, डन है।
And the first mention of this came in the form of Atmanirbhar Bharat Abhiyan or Self-Reliant Indian Mission during the announcement of India's COVID pandemic. हाँ ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक के समय ही हमें ये सब पैकेज और ये सब बातें जो है हमने सबसे पहले मेंशन करी ये बातें इसी ड्यूरेशन में, तो बिल्कुल सही है दोनों बातें सही है। चलो ठीक, हाँ हाँ फर्स्ट में डज नॉट मीन आएगा ना, एक मिनट, क्या चीज? फर्स्ट वाली क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वाली में, अच्छा एक मिनट, आत्मनिर्भर भारत मींस सेल्फ कंटेनिंग, आइसोलेटिंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड और बीइंग प्रोटेक्शनिस्ट। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, फॉल्स है ना, ये तो फॉल्स बताना है, तो मेरे ख्याल से ये फॉल्स है ना। और फर्स्ट मेंशन ऑफ दिस केम इन द फॉर्म ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान और सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ इंडियाज कोविड पैंडेमिक रिलेटेड टू इकोनॉमिक पैकेज, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है, तो ए आंसर होगा इसका, है ना, तो ए ही बोला था आपने। यस सर। ठीक है, चलो गुड, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 5 pillars of Atmanirbhar Bharat are stated as economic infrastructure, technology driven system, vibrant demography and demand, and package announced 20% of GDP। तो मेरे ख्याल से 20% ऑफ जीडीपी तो नहीं था, ये 10% था, है ना, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे ख्याल से करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। वेरी गुड, चलो जी बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाँ जी, India has more than 50% of its population below the age of 25। अच्छा, सी, नो सर, हाँ सी सर। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, हमने कल डिस्कस किया था वाइब्रेंट डेमोग्राफी में हमारी पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल मोर देन 50% जो है बिलो द एज ऑफ 25 है। एंड इंडिया विल बी 29 years compared to 27 फॉर चाइना एंड 48 फॉर जापान, तो मेरे ख्याल से ये भी करेक्ट है, तो सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हाँ जी, बी है ना, हाँ, क्योंकि लार्ज इंडस्ट्रीज को कैटर नहीं करना, मतलब हम लोगों का जो मेन मकसद है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज को हम लोग जो है फोकस करेंगे, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ठीक है। एंड टू लार्ज इंडस्ट्री ये तो बिल्कुल गलत है, तो उसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, बिल्कुल ठीक है, डन, वेरी गुड। चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। ए, हाँ, ए तो नहीं बैठेगा, असल में ऐसा है कि अगर आप शायद ध्यान से देखोगे तो फेज 1 और फेज 2 शायद इंटरचेंज है, और नहीं तो हम एक बार दोबारा से उन फेजेस को देख लेते हैं। देखो फेज 1 में जो है हमने डिस्कस किया था, इसमें हमारा फेज 1 है एमएसएमई, फेज 2 पुअर है, तो फेज 1 एमएसएमई है, फेज 2 पुअर है, और इसमें ये क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि जो फेज 1 है वो पुअर और फेज 2 एमएसएमई, तो मेरे ख्याल से ये दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल सही है, तो ट्रू बताना है तो आई थिंक ओनली वन, तो डी आंसर होगा, ठीक है। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ सकते हो क्योंकि ये फैक्ट से रिलेटेड है, वो हमने करे नहीं है, मतलब स्लाइड में है, वो आप देख लेना, जब हमने फर्स्ट गरीब कल्याण योजना रखी थी तो उसके लिए कितना पैकेज रखा था, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी से रिलेटेड है कि मतलब कितने करोड़ वुमेन को और गैस सिलेंडर कितने देने हैं, मनरेगा में हमने क्या रखा है, वो भी कोई बात नहीं, फैक्ट्स हैं, वो आप एक बार गो थ्रू कर लेगा। ये भी मतलब ये जो फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस थी थ्रू एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटेरिएट्स, यानी ये जो हमने गरीब कल्याण पैकेज डिक्लेयर किया था, इसकी जो है इसको किसने प्रिपेयर किया, किसने मतलब ये क्लियरेंस का जो फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो कौन सा ग्रुप है जो इसके ऊपर काम कर रहा है, तो वो आप वहां से देख लेना, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। हाँ, अगर हम एफडीआई की बात करें, एफडीआई अट्रैक्ट करने में अभी कौन सा स्टेट जो है वो हमारे ठीक ठाक चल रहे हैं, ये वैसे एक जनरल क्वेश्चन है
जो वैसे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट ना पब्लिश होती रहती है टाइम टू टाइम कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट किया। सर डी। हाँ, क्योंकि मतलब अभी जो रिपोर्ट आई थी उस समय अक्टूबर 19 से जून 20 तक की, तो उसमें महाराष्ट्र जो है वो टॉप पे था, फिर उसके बाद कर्नाटका, फिर दिल्ली। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो खैर चेंज होते रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई रट्टा मारना है इसके ऊपर, क्योंकि ये फिर 20 से 21 की रिपोर्ट, 21 से 22 की, और जब आप करंट अफेयर्स, जब आपका एग्जाम होगा तब क्या होगी वो तब की तब देखेंगे, वो करंट अफेयर्स का टॉपिक होगा। चलो ठीक है, डन। तो अभी हम इस योजना पर आ जाते हैं। एक और योजना बड़ी फेमस, ये बोल रहा है कि जो जो मिनिस्ट्री है ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फाइनेंशियल सपोर्ट लॉन्च करी है टू एमएसएमई, यानी जितने भी हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए एक योजना हमने शुरू करी जिसका नाम है ZED सर्टिफिकेशन स्कीम। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, तो ये स्कीम क्या है, कि एक्सटेंसिव ड्राइव है टू क्रिएट प्रॉपर अवेयरनेस, जिसमें मतलब हम ये मान के चल रहे हैं, मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो ऐसा है कि आपके पास कोई फैक्ट्री है हितेश, आपने कोई फैक्ट्री लॉन्च कर रखी है, अब उस फैक्ट्री में कम से कम डिफेक्ट हो, कम से कम जीरो इफेक्ट हो एनवायरनमेंट पे आपकी फैक्ट्री का, तो हम हितेश आपको एक सर्टिफिकेट देंगे जिसका नाम होगा ZED सर्टिफिकेट। इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि आप फॉर एग्जांपल आप बैंक गए लोन लेने, और मैं भी पहुंचा बैंक लोन लेने, अब पता चला पुनीत भी खड़ा है, हितेश भी खड़ा है लोन लेने के लिए। तो बैंक से मैंने कहा सर मेरे को 1 करोड़ रुपया लोन चाहिए, हितेश ने भी कहा सर 1 करोड़ रुपीज लोन चाहिए। तो बैंक ने कहा अच्छा जी चलो ये बताओ आधार कार्ड कहाँ है, वोटर आईडी कहाँ है, आप जिस बिजनेस के लिए पैसा ले रहे हो वो सर्टिफिकेट कहाँ पर है, आपका बिजनेस कहाँ पर है। वो सारे पेपर मैंने भी दिखा दिए, हितेश ने भी दिखा दिए। अब बैंक ने लास्ट में एक बड़ी धमाकेदार बात पूछी कि भैया ये बताओ तुम दोनों में से किसने वैक्सीन लगवा रखी है। हितेश ने कहा सर मेरे को तो टाइम लग नहीं रहा, मेरा तो अभी ग्रेजुएशन चल रही है और IAS की मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी मेरे को लगवा ही नहीं लगा। और 18+ की जहां तक बात है वो मैं हो चुका हूँ, तो अभी मैं लगवा लूंगा जी। मेरे से पूछा, मैंने भी कहा, मैंने कहा हाँ सर मैं अभी लगवानी है, मैंने वैक्सीन अभी लगवाई। कह रहे अच्छा चलो, यानी दोनों ने नहीं लगवाई। चलो अच्छा, अब दूसरी बात ये बताओ भाई, ZED सर्टिफिकेट है तुम लोगों में से किसी के पास? तो मैंने मना कर दिया कि सॉरी सर मेरे पास तो वो भी नहीं है, तो मैंने वैक्सीन भी नहीं लगवा रखी और ZED सर्टिफिकेट भी नहीं है मेरे पास। हितेश ने कहा सर मेरे पास वो सर्टिफिकेट है, मुझे भारत सरकार ने दिया हुआ है, मेरी जो फैक्ट्री है वो एनवायरनमेंट को कम इफेक्ट करती है, और मेरी फैक्ट्री से जो भी टूट फूट होती है, डिफेक्ट जो है मेरी फैक्ट्री में बहुत कम है, और वो मतलब मैं गंदगी कम फैलाता हूँ अपनी फैक्ट्री से। मेरी फैक्ट्री जो है आउटर जो है आउटसाइड ऑफ द सिटी है, कमर्शियल एरियाज में मैंने उसको मतलब एक इंडस्ट्रियल एरिया में सेटअप कर रखा है, रिहायशी इलाके में मैंने उसको सेटअप नहीं कर रखा, तो मुझे सर प्रॉपर सर्टिफिकेट है। तो बैंक जो है ना प्रेफरेंस देगा हितेश को लोन देने में। तो ये एक फायदा होगा हितेश आपको अगर आपके पास है ZED सर्टिफिकेट। तो कुल मिलाकर ये एक बेनिफिट, तो आपको अपनी फैक्ट्री को ZED सर्टिफिकेशन के अंडर में लाना है। तो क्या है ये स्कीम, एक बार थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। दिस स्कीम एक एक्सटेंसिव ड्राइव है, ZED सपोर्ट आपको मिलेगा प्रॉपर, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको और बहुत सारे फायदे होंगे। As part of this scheme, all MSME in India need to manufacture goods with zero defect and to ensure that goods have zero effect on the environment, है ना? असल में जीरो डिफेक्ट का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि जैसे मैं कोई चीज बना रहा हूँ, अब पता चला मैंने एक पेन बनाया, और पेन बनाने में मैंने दुनिया भर का खिलारा मचा दिया, ये ढेर लगा दिया कूड़े का, और इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ बना के मैंने, पता चला जी 1 करोड़ पेन मैंने बना दिए, लेकिन मैंने दुनिया भर का कूड़ा इकट्ठा कर दिया। ये सारा डिफेक्ट था जो मेरे फैक्ट्री से निकला, प्लास्टिक और जी मिट्टी, और पता चला जी दुनिया भर के नट बोल्ट्स, वो जो पेन की मैन्युफैक्चरिंग में मैंने यूज करे, और जो डिफेक्टेड चीजें थी वो मैंने बाहर इकट्ठा करके रख दी। अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, कंट्री में कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रही हैं, फिर आने वाले टाइम में एनवायरनमेंट में भी फर्क डालेंगी। क्लीनलीनेस जो प्रोजेक्ट है भारत सरकार का उसको बाधित कर रही है, उसके लिए मतलब एक तरह से बैरियर क्रिएट कर रही है। तो मतलब कुल मिला के आप इस तरह से काम करो,
जिसे कहते हैं ना यार काम इस तरह से करो कि पता ना लगे कि यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग हुई, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और गैसेस उस तरह की यूज एमिशन मत करो जो एनवायरनमेंट को हर्ट करे। अब वो कौन कौन सी गैसेस है जो एनवायरनमेंट को हर्ट करती हैं, तो यूएनओ ने 9 गैसेस को पॉइंट आउट कर रखा है। हम भी कोशिश करते हैं कि उन गैसेस को हम अपने इंडस्ट्रियलिस्टों को बता दें। तो वो 9 गैस जो हैं गैसेस, तो अगर आपको कुछ आइडिया हो तो हितेश आप अपने लेवल पे कुछ तो बताओ। सर CO2, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4, चलो बढ़िया, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, लाफिंग गैस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, कौन सी? परफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सर और सल्फर बस हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6। गुड, वेरी गुड। याद नहीं आ रही। हाँ, और एक है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो बड़ी भयंकर वो है गैस, ये भी आपको पता हो, CO। और एक है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप भूल गए, HCFC, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और एक आपका हो गया और एक आपका सल्फर डाइऑक्साइड, SO, ठीक है। तो कुल मिला के ये वो 9 गैसेस हैं जो अगर आपकी फैक्ट्री से निकल रही हैं तो भैया आपको ZED का सर्टिफिकेट तो आप भूल ही जाओ कि आपको मिलेगा। तो कोशिश करो, मतलब निकलने का मतलब ऐसा नहीं है थोड़ा सा एमिशन उनका कम हो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो देखो ये गैसेस हर फैक्ट्री में यूज होती है, तो आप इनसे बच तो नहीं सकते। तो ये सब चीजें तो आपको करनी, लेकिन बस उनका एमिशन, उनका परसेंटेज थोड़ा कम हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम में क्या है वो एक बार और चेक करते हैं। तो ये बोल रहा है कि स्कीम इज एन इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव सर्टिफिकेशन system that will account for productivity, quality, pollution mitigation, energy efficient, technology depth in both products and process। मतलब ये सब चीजें आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, पॉल्यूशन को मिटिगेट करना है, एनर्जी एफिशिएंट बनाना है, यानी सोलर एनर्जी का यूज करो, टेक्नोलॉजी की डेप्थ आपको प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों में यूज करनी है। टेक्नोलॉजी यूज करने से थोड़ा सा गंदगी कम मचती है, मशीनों से जब काम होगा। अब पता चला आप लेबर क्लास लगा रखी है आपने, वो दुनिया भर का खिलारा मचा के चले गए, तो वो सब चीजें, ये सब आपको काम करना है। Vision of ZED is to enable the advancement of our industry to a position of reputation in the global market, है ना। मतलब जब आप इस तरह से काम करोगे तो एक विजन है ना कि हितेश की फैक्ट्री देखो कितनी नीट एंड क्लीन है, पुनीत की फैक्ट्री देखो जी कितनी नीट एंड क्लीन है, रमेश की फैक्ट्री देखो जी कितनी नीट एंड क्लीन है। तो जब हमारी फैक्ट्रीज अच्छी होंगी, हमारी इंडस्ट्री का नाम होगा, इंडिया का नाम होगा, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी रैंकें अच्छी हो जाएंगी इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर हमारे यहाँ पे आना पसंद करेगा कि जब यार इनके लोग इतना साफ सुथरा काम करते हैं तो उसका मतलब सिस्टमेटिक कंट्री है, तो यार मुझे भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बड़े बड़े इम्पैक्ट पड़ते हैं जितने भी ये सर्वे होते हैं। जब आपकी रैंकें खराब आती है ना तो इन्वेस्टर को बड़ी घबराहट होती है आपके यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने में, चाहे भले ही वो आपकी रैंक हैप्पीनेस में खराब आई हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करने में घबराहट हो जाएगी कि ये जब ये हैप्पी नहीं है, तो जो बंदा हैप्पी नहीं है वो उदास है, और उदासी में पता नहीं कुछ पता नहीं ना, कभी मेरी फैक्ट्री पे आग लगा दे गुस्से में आके, या मेरी फैक्ट्री पे अटैक कर दे। तो रिपोर्ट हैप्पीनेस की, लेकिन इन्वेस्टर के दिमाग में ये बात सेट हो गई कि भैया मैं यहाँ पे पैसा लगवाने में थोड़ा मुझे डर है क्योंकि हैप्पी तो है नहीं ये लोग। तो बहुत बहुत चीजें देखता है इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। मिशन क्या है इस योजना का? मिशन वही है, टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द ZED कल्चर इन इंडिया। अब देखो ना, वही जो मैं अभी आपको कूड़े के ढेर वाली बात बता रहा था, ये कूड़े का ढेर लगा दिया। अब यहाँ पे 10-12 फैक्ट्रियां हो तो ये पूरा पहाड़ है, रात में तो ऐसा लगे जैसे आप किसी हिल स्टेशन आ गए हो, लेकिन आप इसके आसपास से गुजर जाओ तो इतनी बास आए कि आपको लगे कि पता नहीं यहाँ पे शायद कोविड के शव जलाए जा रहे हैं कई सारे एक साथ। अच्छा, अब आप ये देखो, ये जितनी भी बैगॉन स्प्रे वाली, डीओ वाली कंपनियां, कार स्प्रे वाली कंपनियां, ये जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाती हैं स्प्रे वाले, अब आप देखो ये खाली बॉटल्स जो हैं
ये इनको फेंका हुआ है, ये सब टेस्टिंग करी हुई बॉटल्स होंगी, ये सब इकट्ठे होते 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 कूड़ा कचरा बन जाता है। तो ये क्या है, जीरो डिफेक्ट। ये सब चीजें आपको खत्म करनी है, ये इसका ये है जीरो डिफेक्ट। ठीक है, तो जीरो वेस्ट मतलब वही जो बोल रहे हैं ना यहाँ पर। तो मिशन क्या है, ये कल्चर डेवलप करो, जीरो वेस्ट करो और पॉल्यूशन को कम से कम खराब करो। तो ये मिशन, डिफेक्ट और इफेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वो कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। ऑब्जेक्टिव वही है, सिंपल सी बात है, जो मिशन है जो विजन है वही ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोशन करना ZED कल्चर का, है ना। MSME जो है हमारी अच्छी हो जाए आने वाले टाइम में, हर MSME को ये सर्टिफिकेट मिल जाए, तो उससे क्या होगा, टू प्रमोट द एडेप्टेशन ऑफ क्वालिटी टूल्स। जब आप अच्छे टूल्स यूज करोगे, एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग होगी, आप इकोसिस्टम का ध्यान रखोगे, तो पक्की बात है आपकी जितनी भी MSMEs हैं वो ZED कल्चर में आ जाएंगी। MSME टू अनेबल MSME फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, है ना। MSME को हम अनेबल करें कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए। क्वालिटी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, वो जो अच्छी तरह से उनको बनाया जा रहा है। तो जब आप किसी चीज को अच्छी तरह से बनाओगे, अब आप इमेजिन करो ना, एक छोले भटूरे वाला सड़क पे खड़ा होके गंदे तेल में, गंदे रिफाइंड में, वो 20 रुपए लीटर वाले रिफाइंड में भटूरे तल रहा है, और एक हल्दीराम वाला अपने यहाँ पर ऑलिव ऑयल में भटूरे तल रहा है, और जब वो तल रहा है तो उसने 10 एग्जॉस्ट फैन लगा रखे हैं। तो अब आप इमेजिन करो कि एक छोले भटूरे की ठेली पे 20 रुपए के छोले भटूरे, और एक हल्दीराम में 150 रुपए प्लस GST का छोले भटूरे। तो कितना फर्क आ गया ना क्वालिटी में। तो क्वालिटी में फर्क कैसे आया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में फर्क था। वो अच्छा तेल यूज कर रहा था, और जो वो तल रहा था उसने हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे, और वो जो सड़क पे खड़ा होकर तल रहा है वो 2 बार तो उसने अपने हाथों पे, अपने हाथ बालों पे लगाए, 3 बार उसने अपनी आंख मल दी होगी, 4 बार उसने उंगली अपने नाक में डाली होगी, और उसके बाद वो छोले भटूरे तल रहा है। समझ रहे हो, और 20 रुपए के छोले भटूरे वो आपको दे रहा है। तो कुल मिलाकर अब आप समझ जाओ कि वो जो खा रहा होगा छोले भटूरे, उसकी एज ना 10 साल वैसी घट गई होगी, है ना। ऐसा खतरनाक छोले भटूरे खा के उसे 70 साल जीना हो ना, वो 60 साल में मरने वाले, ये बात तय है। अब आप अच्छी क्वालिटी के आप जब फूड प्रोडक्ट लेते हो, क्योंकि वो अच्छे सिस्टम से बनकर आए, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हुई, जो बना रहा था उसने सर पे भी कैप पहनी हुई थी, हाथों में भी ग्लव्स थे, 10-12 बार तो सैनिटाइजर से अपने हाथ और अपना वो स्लैब साफ करा होगा जिसपे उसने भटूरों को बेला होगा। तो बहुत फर्क पड़ता है। तो ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स कब बनते हैं, जब आप क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, और तब आपको ZED सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो MSME टू अपग्रेड देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, मतलब प्रोसेस भी आपका सही होना चाहिए, तो वो हर चीज फिर फर्क दिखेगा आपके प्रोडक्ट में, फिर फर्क दिखेगा जरूर। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब कुल मिला के एक लाइन का आंसर ये ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बने, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनते क्वालिटी वाले प्रोसेस को फॉलो करके, सिस्टमैटिक बढ़िया प्रोसेस को फॉलो करके क्वालिटी प्रोडक्ट बनते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे, और टू ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग विद एडॉप्टेशन ऑफ जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस विदाउट इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट। हाँ, वही कि एनवायरनमेंट को हर्ट नहीं करना, अच्छे अच्छे ऑयल, ऑलिव ऑयल का वो यूज कर रहा है, तो पक्की बात है जो उसकी फ्यूम्स होंगी, जब वो ऑयल जलता है, तो एक ऑलिव ऑयल और एक 20 रुपए का तेल का जब वो फ्यूम निकलेगा, तो वो एनवायरनमेंट में जाएंगी उसकी छींटे, और वो एनवायरनमेंट जाके एनवायरनमेंट हर्ट करेंगी, और वो अच्छे तेल की जब फ्यूम्स, वो धुआं उड़ेगा, तो पॉल्यूशन पे वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालता। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और टू सपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन, और ऑब्वियसली मेक इन इंडिया कैंपेन में ये सब चीजें, ये सर्टिफिकेशन क्या है, हेल्प करेंगे। जब आपके यहाँ पे हर MSME के पास ये सर्टिफिकेट होगा, तो आपने अपनी कंट्री को बना दिया, दैट इज कॉल्ड मेक इन इंडिया कैंपेन। ठीक है, तो कुल मिला के इससे रिलेटेड ये कुछ MCQs हैं, एक बार इन MCQs को कर लेते हैं। 2 MCQs हैं, तो आप देखो अगर आपको क्या समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं पहले। हाँ, डी। अच्छा डी। तो ठीक है, देखते हैं। ZED स्टैंड्स फॉर जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। चलो बढ़िया। द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस। ठीक है, दिस स्कीम इज एन एक्सटेंसिव ड्राइव टू क्रिएट प्रॉपर अवेयरनेस इन MSME। बढ़िया।
ऑल एमएसएमई इन इंडिया नीड टू मैन्युफैक्चर गुड्स विद जीरो डिफेक्ट, सही है। तो मेरे ख्याल से हाँ डन है, चारों बातें सही है। गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। सर सारे सही लग रहे हैं सर। तो सारे सही लग रहे हैं, तो इसका मतलब देखते हैं इसका आंसर। ZED scheme is an integrated and comprehensive certification system, बिल्कुल सही है। The vision of ZED is to enable the advancement of our industry, बिल्कुल सही है। और मेक इन इंडिया कैंपेन है, तो इसका मतलब फॉल्स बताना है। तो ऑल का मतलब हो गया कि ऑल ट्रू है ना, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑल ट्रू लिखते या हम इसको लिखते हैं नन। तो इसका आंसर डी है, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, डन, बढ़िया। तो ये हमारा हो गया जी खत्म, और आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो, अदरवाइज फिर हम अपना अगला चैप्टर शुरू करते हैं आज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। डन। यस सर। चलो ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, और आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब आपको समझ में आ जाएगा, तब हम बैंकिंग वाले टॉपिक पर आएंगे, क्योंकि RBI चूंकि इनके पापा हैं, तो पहले पापा को समझते हैं, फिर बच्चों को देखेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पहले समझना जरूरी है, बैंकिंग सेक्टर को समझने से पहले, ठीक है। तो ये है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो RBI का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ MCQs पूछूंगा, ताकि मैं आपका लेवल एक बार देख लूं कि आपको कितनी बातें याद हैं, कितनी बातें आप भूल गए। भूली बिसरी कहानी फिर से याद आई, वो गाना चलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप वैसे भी कितना जानते हो, वो भी चेक करेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में से पहले ये दो क्वेश्चन आपको लिखने हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, हितेश। व्हाट इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हम कर चुके हैं डिस्कस। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो आपको ये क्वेश्चन जो है लिखना है 250 वर्ड्स में, ठीक है। आप एक बार ये मेरे को लिख कर PDF इसका जो है स्कैन करके आप मेरे को भेजना व्हाट्सएप पे। और व्हाट वाज द इकोनॉमिक सिनेरियो इन इंडिया बिफोर 1991, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ प्री 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी। 200 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन राइट करना है। लिख पाओगे आप ये क्वेश्चन दोनों? यस सर। चलो ठीक है, डन। ठीक है, तो अब हम आते हैं RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टॉपिक पे। तो सबसे पहले अब इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? डिस्कस यही करेंगे हम लोग कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ, उसका मतलब थोड़ा बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री देखेंगे RBI की। अच्छा, वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, RBI आजादी से पहले आया होगा या आजादी के बाद? पहले। अच्छा, कुछ आइडिया है कब, किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ होगा? यस सर, 1934। 1934 में तो एक्ट बना था, आया कभी? सर 35, 1935। हाँ, 1935 में स्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल को। कुछ आइडिया है आपको इसको स्टैब्लिश होने के लिए कमेटी सेटअप हुई थी, उस कमेटी का नाम क्या था? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, सरकारी या, हाँ, हिल्टन यंग कमीशन है ना। हिल्टन यंग कमीशन में एक इंडियन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, और मतलब उसको बुलाया गया था कि आप हमें सजेशन दो। वो इंडियन लीडर कौन था? भीमराव अम्बेडकर। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ना, बिल्कुल। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे। फिर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब वही, जैसे जब हम बात करते हैं CRR, SLR, जब हम बात करते हैं बैंक रेट की, जब हम बात करते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, हम बात करते हैं आपकी MSF,
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब हम यहाँ पे समझेंगे अच्छे से। और ये इनके रेट जो है बाई मंथली पॉलिसी में चेंज हो जाते हैं, यानी हर 3 महीने के बाद आरबीआई इनको चेंज करता है। तो हम देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं कि इस बार सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट क्या चेंज हुए। पहले तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपने लेवल पे खुद ही कर देता था, लेकिन भारत सरकार, एनडीए सरकार, जब से नरेंद्र मोदी जी आए, नरेंद्र मोदी ने कहा यार ये तुम्हारी कोई दादागिरी नहीं चलेगी, एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी डिसाइड करेगी, उसमें 6 मेंबर होंगे, 3 आरबीआई से और 3 सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। तो कुल मिला के 6 लोगों की टीम जो है मॉनेटरी पॉलिसी सेट करे। तो ये थोड़े चेंजेस हुए बीजेपी एनडीए सरकार आने के बाद। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेजर फंक्शंस क्या है आरबीआई का, वो देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई किस तरह से लोग बनाते हैं, और उस कमेटी में जो ये कमेटी बनाती है उसमें कौन कौन मेंबर होगा, उसका चेयरमैन कौन होगा, वो सब डिस्कस करेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेजल कमेटी। बेजल कमेटी का मतलब है कि बेजल एक स्विट्जरलैंड का शहर है, जहाँ पे सभी डेवलप कंट्री के रिजर्व बैंक के गवर्नर इकट्ठा हुए और उन्होंने एक नॉर्म्स बनाए कि यार अपने कंट्री में बैंकिंग सिस्टम को कैसे बेस्ट बनाना है, वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, और जो जो हमारा मेंबर होगा हम उसको बोलेंगे कि आप इन नॉर्म्स को फॉलो करो। तो हम भी बेजल के मेंबर हैं, हम बेजल के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। तो बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3, इस तरह से चल रहा है 1 2 3। और जो भी अब आप आजकल चेंजेस देखते हो बैंकिंग सिस्टम में, वो हमें ऊपर से ऑर्डर आते हैं स्विट्जरलैंड से कि आप अपनी कंट्री में ये काम करो। तो वो ये आरबीआई को बोलते हैं, आरबीआई बैंकों को बोलता है। तो इस तरह से जितनी भी नई नई रिसर्च आप देखते हो बैंकिंग सेक्टर में, वो आरबीआई के थ्रू लॉज बनते हैं, है ना। जैसे बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, तो जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन। अब ये बैंकिंग ऑम्बुड्समैन क्या था? बैंकिंग ऑम्बुड्समैन ये है कि इसके अंदर एक सिस्टम है यूजीआरएस, यूनिफॉर्म ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। ठीक है, अगर आप अपनी ब्रांच से परेशान हो और आपको ब्रांच का एम्प्लॉय कोई बड़ा बदतमीजी से बोल रहा है और आप बड़े नाराज हो गए, आपको बड़ा गुस्सा है कि यार बताओ ये कैसे बात करते हैं मेरे से, तो आपने उस ब्रांच के पीओ को एक लेटर लिख दिया या मेल डाल, और उसकी एक कॉपी आपने अपने पास रखी। तो आपने बोला कि भाई ये जो आपके मिस्टर सुरेश जी हैं, ये बड़े बदतमीज है, और जब भी मैं ब्रांच में आता हूँ ये ढंग से बात नहीं करते। मैं इनसे पूछता हूँ भाई साहब वो चेक जमा करने का फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो ऐसे ही बोलते उधर से ले लो जाके। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है सर, ये ऐसे बोलते हैं, और इनकी एज वही 60-50 प्लस है। मैं तो कह रहा हूँ आप इनको वीआरएस दिलवाई दो यहाँ से। तो खैर आपने पीओ को चिट्ठी लिखी, मेल डाला, पीओ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ब्रांच मैनेजर ने। तो आपने जोनल हेड को चिट्ठी लिख दी, 6 दिन में उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपने उसके चेयरमैन को ही सीधा मेल डाल दिया। हाँ दोबारा से रिपीट कर दो, मैं कनेक्शन कर दूंगा। हाँ, तो मैं ये कहता है कि आपने उसके ब्रांच मैनेजर को बोला, उसने 10 दिन में आपका रिप्लाई नहीं दिया। आपने जोनल ऑफिस को बोला, जोनल हेड को, जैसे होता है ना नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, उसने रिप्लाई नहीं किया। चेयरमैन को आपने बोला, 5 दिन आपने वेट करा, उसने रिप्लाई नहीं करा। तो कुल मिलाकर 10 और 6 16 और 5 21 दिन में काम बच जाना चाहिए आपका। बैंक का चेयरमैन, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके सीधा चेयरमैन को ही आपने मेल डाल दिया कि सुन नहीं रहे, ना पीओ सुनना ना जोनल। और इत्तेफाक की बात है चेयरमैन का भी मेल नहीं आया, तो आपको लगा भाई ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है। तो आपने सीधा फिर आरबीआई के बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को कंप्लेन कर दी कि इनको मैं बोल रहा हूँ, ये सुन नहीं रहे मेरी। तो आरबीआई अभी इनके जो है ना, इनके अगेंस्ट एक्शन ले लेगा। तो ये इसका नाम है यूनिफॉर्म ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। कस्टमर की ग्रीवेंस को सुनो, और अदरवाइज ये बैंकिंग ऑम्बुड्समैन बैठा है ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन का मतलब लोकपाल, लोकपाल का स्वीडिश मतलब होता है ऑम्बुड्समैन। लोकपाल समझते हो ना, लोकपाल क्या होता है? वो जो पुराने टाइम में राजा महाराजा के दरबार के बाहर वो 2 डंडा लेके या तलवार लेके या भाला लेके वो 2 दरबारी नहीं खड़े होते थे, जो आने जाने वाले से पूछते थे हाँ जी कहाँ जाना है, वो कहते थे राजा जी से मिलने जाना है। वो कहते थे क्या काम है, कह रहे भाई कुछ काम है, इंपॉर्टेंट काम है। तो जो आ रहा है दरबार में, जो जा रहा है, उसकी निगरानी कर रहे हैं वो दरबारी, वो ऐसे क्रॉस करके खड़े होते ना, भाले को ऐसे दोनों क्रॉस करके, उन्हें बोलते थे लोकपाल। तो मुझे एक बड़ा अच्छा किस्सा याद है हिस्ट्री का। तेनाली रामा का नाम आपने सुना होगा। तेनाली रामा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का दरबारी, बहुत फेमस। जैसे बीरबल और
अकबर के किस्से फेमस है, ऐसे तेनालीरामा और विजयनगर के कृष्णदेवराय के किस्से बड़े फेमस है। कहते तेनालीरामा बहुत ही टैलेंटेड था। तो कहते हैं एक दिन तेनालीरामा फर्स्ट टाइम जब विजयनगर के राजा से मिलने आया तो दरबारियों ने बाहर रोक दिया उसको, कहने लगे हाँ भाई बताओ क्या काम है। कहने लगा वो राजा जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा राजा जी से मिलना है, काम क्या है ये तो बताओ। कहने लगे अरे भाई मुझे कुछ बात बतानी है उनको। तो दरबारियों ने कहा अच्छा ऐसी कोई मिल लेगा जाके, चढ़ावा चढ़ता है यहाँ पे, कुछ पैसा देना पड़ेगा, राजा से मिलना है। तेनालीराम ने कहा मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो फक्कड़ आदमी हूँ, मेरे पास तो चवन्नी भी नहीं है देने के लिए। कहने लगे ठीक है फिर जाओ रास्ता नापो और भागो यहाँ से। तेनालीरामा का दिमाग काम किया, समझदार तो था बहुत। कहने लगा अच्छा एक आइडिया है, अगर बुरा ना मानो तो बताऊं। इन्होंने कहा हाँ बताओ भाई क्या आइडिया है। कहने लगे मैं ऐसी धमाकेदार न्यूज बताऊंगा राजा को, जो मेरे पास है वही बताने आया हूँ मैं इतनी दूर से। तो मुझे उम्मीद है राजा मुझे इनाम देगा, और जो राजा मुझे इनाम देगा उसका 50% मैं रखूंगा, 50% तुम दोनों रख लेना, 25-25। बताओ डील डन। तो उन्होंने कहा दिमाग खराब है हमारा, हम तेरे को अंदर जाने के लिए ओके करें, तेरे को वहां से पैसा मिलेगा, बाद में तो मुकर जाए कि मैं नहीं देता इनाम की राशि। तो तेनालीराम ने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, निकलूंगा तो मैं यहीं से, कोई और भी रास्ता है तो बताओ मैं वहां से निकल जाऊंगा, मुझे तो कोई रास्ता भी नहीं पता, यहीं से जाऊंगा और यहीं मेरे को पकड़ के कुट मारना अगर मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, या जो भी मुझे इनाम मिला वो मैंने अगर तुम्हें नहीं दिया। तो दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी, कहने लगे यार आइडिया तो सही है इसका, भेज देते अंदर देखते हैं। इन्होंने तेनालीरामा को अंदर भेज दिया। तेनालीरामा अंदर गया दरबार में, कृष्णदेव राय से मिला, कृष्णदेव राय के दरबार में जाके उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज दी। कृष्णदेव राय को न्यूज बड़ी पसंद आई, वो बड़ा खुश हुआ कि अरे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है हमारे राज्य के बारे में, कुछ खुफिया न्यूज थी वो। तो कृष्णदेव राय ने कहा कि आप अपना इनाम, हम आपको इनाम देना चाहते हैं, आप बताओ क्या चाहिए आपको, स्वर्ण मुद्राएं दे दे आपको। उसने कहा नहीं महाराज मेरे को आप ना 100 कोड़े मार दो। उसने कहा 100 कोड़े मार दो मतलब, अरे इनाम बोल रहे हैं, इनाम सजा नहीं दे रहे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बताई है आपने। कहने लगा नहीं सर आप 100 कोड़े मेरे को दे दो इनाम, और 50 मेरे को लगा दो, और दो दरबारी जो आपके बाहर खड़े हैं ना उन दोनों को बुला लो, 25-25 उनको लगा देना, क्योंकि मैंने उनको बोला था जो मेरे को मिलेगा इनाम वो मैं आधा आधा बांटेंगे, आने नहीं दे रहे थे ये अंदर आपसे मिलने के लिए। तो कृष्णदेव राय को तब पता लगा कि यार बताओ ये भ्रष्टाचार चल रहा है मेरे दरबार के बाहर, और मैं वैसे ही हीरो बना घूमता हूँ कि मेरे यहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो वो तेनालीरामा से इतना खुश हुआ, खैर उनको तो कोड़े लगे दरबारियों को, और उनको जॉब से हटाया, और तेनालीरामा को उसने अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर दिया, यानी मेन कंसल्टेंट। तो ये सब चीजें क्या है, ये लोकपाल वो जो बाहर पहरेदार है वो चेक करते थे भाई कौन अंदर आ रहा है जा रहा है। तो लोकपाल सबसे पहले, इसको स्वीडिश लैंग्वेज में बोलते हैं ऑम्बुड्समैन, सबसे पहले वर्ल्ड का पहला कंट्री जिसने ऑम्बुड्समैन लॉन्च करा अपने हर सेक्टर में। इवन अपने, देखो इतना ईमानदार कंट्री है, अपने सरकार ने अपने ऊपर ओम्बुड्समैन लॉन्च कर दिया कि अगर मैं भी बदमाशी करूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं अपने ऊपर एक बंदे को बिठा रहा हूं सीसीटीवी कैमरा लेके कि भाई साहब मेरे को वॉच करते रहना, हल्का सा भी मैं कोई बदमाशी करूं ना अपनी लाइफ में या कोई भ्रष्टाचार करूं तो मेरे को एकदम टोक देना भाई साहब ये क्या कर रहे हो। जनरली कोई आदमी अपने ऊपर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाता अगर वो बॉस हो, है ना। ये स्वीडन को देखो कितना ईमानदार देश है, इसने जन लोकपाल, लोकपाल ऑम्बुड्समैन, पॉलिटिकल ऑम्बुड्समैन लॉन्च करा। उसी के तर्ज पे तो अन्ना हजारे जी बेचारे इतने साल स्ट्रगल करते रहे, सरकार से कहते रहे कि यार तुम लोग भी लगाओ अपने ऊपर सर के ऊपर। सरकार ने आज तक, हमारी भारत सरकार ने आज तक अपने ऊपर लोकपाल नहीं बिठाया, बिठाया है लेकिन वो अपने आप ये पॉइंट करके बिठा रखा है। अब आप इमेजिन करो कि मेरे को अपने ऊपर बिठाना है लोकपाल, और मैं ही अपॉइंट कर रहा हूँ हितेश को कि हितेश तू मेरा लोकपाल, मेरे को चेक करते रहना। अब हितेश की हिम्मत है कि वो मेरे ऊपर उंगली उठाए, क्योंकि मैंने ही तो हितेश को अपॉइंट करा है। कायदे से जनता जनार्दन हितेश को अपॉइंट करे कि भैया पुनीत सर की जांच करो ये क्या करते हैं सारा दिन। तो ये होता है तरीका। अब हमने आज तक नहीं करा, इसका मतलब हम अंदर से बेईमान है, वरना अगर ईमानदार होते तो कर देते। तो हमने बैंकिंग ऑम्बुड्समैन करा है लेकिन हमने पॉलिटिकल ऑम्बुड्समैन कभी नहीं करा। तो वर्ल्ड का पहला कंट्री जिसने पॉलिटिकल ऑम्बुड्समैन भी करा, बैंकिंग तो खैर सभी ने करा, लेकिन अपने ऊपर ऑम्बुड्समैन बिठाना बहुत बड़ी बात है, वो स्वीडन ने करके दिखाया। ठीक है, तो हमने बाकी सब जगह करा है लेकिन हमारे नेताओं ने अपने ऊपर नहीं करा, बाकी हर जगह बिठा दिया ऑम्बुड्समैन। तो वो ये सब बेजल नॉर्म्स है, ये हमें ऊपर से आता है कि आप ऐसे करो अपने देश में, तो वो जो जैसा बोलते हैं वो हम करते हैं। फिर नो योर कस्टमर केवाईसी,
जो है आपके हर साल आपकी जांच होती है कि भाई आप जिंदा हो, मर मुरा तो नहीं गए, कोई और ही आपके अकाउंट को हैंडल कर रहा हो, तो आप एक बार आ जाओ, शक्ल दिखाओ अपनी आकर बैंक में। और फिर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो आजकल आप फोन पे यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो, पेटीएम यूज करते हो, भारत पे यूज करते हो, जितने भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो उनके ऊपर एनपीसीआई की नजर होती है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यही लाइसेंस देता है इन सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कि आप कर सकते हो, आपको परमिशन है जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन शुरू करो आप हमारे देश के लोगों का। तो एनपीसीआई जो है वो क्या है, आरबीआई ने इसको परमिशन दे रखी है, आरबीआई से अटैच है ये, तो वो सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्विज टाइम खेलते हैं, पहले छोटा सा आपको चेक करते हैं। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सी। सी, तो मेरे ख्याल से सही है। इट इज द बैंक ऑफ इशू, इट एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, इट इज द बैंकर ऑफ अदर बैंक्स, और ये रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ क्रेडिट को। हाँ रेगुलेट करता है, बिल्कुल ठीक है, डन है, वेरी गुड। तो सर सी जो है, और हाँ सर ये आरबीआई वाला चैप्टर सर 12th वाली एनसीईआरटी में हाँ ठीक है, वो वाला एससीजेड वाला एक बार देखा था टॉपिक एनसीईआरटी में। सर 11th वाले में नहीं है सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ इसको देखो। सर बी। हाँ ये तो भी आपने बताया ही था, हिल्टन यंग कमीशन 1927 में जो है ये कमीशन सेटअप हुआ था, 1927। चलो ठीक है जी, बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। हाँ सर डी। है ना, क्योंकि ये आरबीआई का काम तो नहीं है। बैंक ऑफ द बैंक्स है, क्रेडिट कंट्रोलर है, कस्टोडियन है फॉरेन करेंसी का, लेकिन ये फार्मर्स को लोन देगा, ये तो भारत सरकार का काम है ना, वेलफेयर का। चलो ठीक है, बढ़िया, नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। सर ए। हाँ है ना, तो कॉइन्स जो है हमारे यहाँ पे वो मिंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसको मिंट करती है। चलो जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हाँ जी, सर ए। हाँ तो आप ये ध्यान रखना कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन हमने किया था, फिर नेशनलाइजेशन का मतलब कि पहले ब्रिटिश सरकार के अंडर में था, इसमें भारत सरकार ने फिर खरीद लिया था आजादी के बाद 1 जनवरी 49 को, तो ये तो ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग ईयर जो इसका ये है वो जुलाई से जून वाला जो इसका चलता था ना, वो वाला था। अभी हमने 2021-22 से इसका अकाउंटिंग ईयर जो है वो ये करा, तो ये वाला जो सिस्टम है ये अभी 21 से स्टार्ट हुआ है, इस साल से शुरू हुआ है, इसलिए ये गलत है, तो इसका आंसर ये होगा। वेरी गुड रितेश, अच्छे सर। बहुत बढ़िया। हाँ सर ये मुझे याद था तक सर, पर सर क्या ये था ना, चेंज क्यों किया था सर? सर चेंज ना ये इन्होंने मैंने चेंज क्यों किया था? ये अभी हम करेंगे, पीपीटी में आएगा। वैसे 2020 में जब निर्मला सीतारमण ने बजट पास किया था ना, 2021 वाला लास्ट ईयर, तब उसने बोला था बजट में ना कि हम लोग जो है अपना 1 जुलाई, ये हमारा बस लास्ट होगा, अगले साल से हम लोग इसको, मतलब हम इसको अगले साल से, इसने बोला था उस बजट में कि हम इसको 1 अप्रैल कर देंगे। तो मतलब इसने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये वाला लास्ट है बस इसका अकाउंटिंग ईयर जो अभी तक चला आ रहा था, तो इस साल हम इसको लास्ट फॉलो करेंगे, ये बोला था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाँ जी,
सर डी। क्या लग रहा है? डी। सर डी। अच्छा, तो देखो पहले तो हम एक बार ये बता दें कि ये जो प्रॉब्लम ऑफ रुपी है ना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बुक है ये, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। और किंग जॉर्ज 6 1862 सीरीज ऑफ बैंक नोट्स एंड कॉइन्स जो है वर इशूड विद द किंग जॉर्ज पोर्ट्रेट, तो ये जो है महारानी विक्टोरिया क्वीन के उसमें जो है ये हम लोगों ने ये सब चीजें चेंज करी थी, ना कि किंग जॉर्ज 6। तो अभी आएगा पीपीटी में देखेंगे इसको। तो फिलहाल क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर है वो डी होगा, यानी कोई भी इसमें ट्रू नहीं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सर सी। सी। यस सर। अच्छा, सर ठीक है। सर ये हाँ प्रिंटिंग प्रेस तो नासिक में लगी थी शायद। हाँ, पहले नासिक में लगी थी ये, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल नासिक में थी, हैदराबाद में नहीं थी, तो ये गलत है, बाकी ये ठीक है। तो फिर इसका ट्रू बताना है, तो बी इसका ट्रू। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड हितेश। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। सर सी। सी। अच्छा, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये नवरत्ना कंपनी नहीं है, ये मिनी रत्ना कंपनी है। ठीक है, तो मिनी रत्ना कंपनी है, इस वजह से जो है ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा इसका। और इट इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शेड्यूल ए कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 30th जनवरी 2006। तो आप एक बार इसको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो, it is wholly owned by government of India schedule A and is incorporated 13 जनवरी 2006। तो बिल्कुल सही है ना ये बात। और अगर आप देखोगे तो ये मिनी रत्ना कंपनी है, देख रहे हो ना आप, ये मिनी रत्ना है। और बाकी 13 जनवरी 2006 को होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट जो है वहां पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो वो उसमें पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी जो है उसमें वो स्टेटमेंट दूसरा जो है सही है, पहला रॉन्ग है। तो उसका जो आंसर है वो आंसर आपका बैठेगा उसमें। नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये आंसर जो है इसका, ये वाला गलत हो गया। ठीक है, तो इसका ये गलत हो गया और इसका ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। तो ट्रू बताना है तो उसका मतलब बी इसका आंसर होगा। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हु डिसाइड द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया? सर सी। है ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो बिल्कुल सही है ये। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लास्ट दो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। डी। क्या लग रहा है आपको? डी। डी, यानी सारी बातें सही लग रही हैं। देखो, एक बात तो क्लियर है, अगर मेरे को अब मैं देखो, अब आपको बताता हूँ मैं कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करता हूँ। पहली बात तो मुझे इस ये मेरी कॉमन सेंस की रेंज में आ सकता है, क्योंकि 3-3 महीने है ना, 3-3 महीने तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये मुझे ठीक लग रहा है, इसकी साउंड गुड आ रही है कि ये एक साल में 4 बार मिलते होंगे, क्योंकि 3-3 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होती है। तो मैं देखो तो सेकंड मुझे ट्रू लग रहा है। अगर मुझे सेकंड ट्रू लग रहा है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है और डी हो सकता है। तो मेरी रेंज में अभी सी तो मेरे से बाहर हो गया। ठीक है, अच्छा, द कमेटी कंप्राइजेस 6 मेंबर्स। तो 6 मेंबर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आरबीआई और गवर्नमेंट के जो है 3-3 मेंबर होंगे, तो ये भी ठीक लग रहा है। और अगर ये ठीक लग रहा है तो फिर ए बाहर हो गया, ए नहीं हो सकता आंसर, है ना। और ये रेंज मुझे ठीक लग रही है, बी वाला हो सकता है और ए वाले डी को चेक करते हैं। Until the Monetary Policy Committee was established in the year 2000, RBI had full control of monetary policy in India. अब ये मुझे कंफ्यूजन है कि इन्होंने कब चेंज करा था ये। अब ये कब चेंज करा था वो एक बार देखना पड़ेगा कि कब से जो है
ये 2000 ईयर सही है या 2000 ईयर रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो हम एक बार चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए एक बार हम उस स्लाइड पे आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2016, तो बहुत पुरानी बात नहीं है अभी, क्योंकि मैंने आपको बोला ही था कि एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी, और 2000 में नरेंद्र मोदी जी का तो कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी 2014 में बने। तो वो 2000 बोल के उसने साउंड थोड़ी सी ना मतलब शक डाल दिया कि यार वो स्टेटमेंट गलत हो सकता है। तो फिर अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो फिर आप समझ ही गए, तो मेरा जो आंसर है वो 2 और 3 बैठेगा, मेरा आंसर 2 और 3 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो उसमें जो है मैं गलत कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को गलत करते हैं, ये सही है, ये सही है, इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे होगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन लास्ट देखते हैं 11। सर ए ए, सर देखो सबसे पहले, हाँ बोलो बोलो। सी देखो सी, हाँ, क्योंकि ये तो गलत है, क्योंकि इसमें गवर्नर, आरबीआई का, रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है वो इसका चेयरमैन होगा और उसको कास्टिंग वोट होगा, क्योंकि 3 ने बोला यस, अब 3 ने बोला नो, अब वो 3 आरबीआई के हैं और 3 गवर्नमेंट के, तो फिर तो ये बात वही नील बटा सन्नाटा हो गया, तो जीरो हो गया बात। तो फिर गवर्नर को कोई तो इन्होंने कास्टिंग वोट दिया होगा कि अब आप बताओ क्या करना है, तो वो फिर जहां पे भी बोल दे वो कास्टिंग वोट उसकी यूज होती होगी। तो गवर्नर डज नॉट हैव, ये गलत होगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो दोनों गलत हो गए, तो उसका आंसर सी है। चलो ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। तो कुल मिला के कोई बात नहीं, ये सब चीजें अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। खैर चलो अब कास्टिंग हम वोट स्टार्ट किसके कर, पास होगा? गवर्नर जो चेयरमैन है। तो एक तरह से आप ऐसे मानो ना, गवर्नर के पास कहना 2 वोट हो गए, एक तो वो एज ए मेंबर भी वोट डाल रहा है ना, और फिर एक चेयरमैन की हैसियत से एक कास्टिंग वोट भी डाल रहा है, तो उसके बाद 2 वोट हो गए इसका मतलब। क्योंकि अब देखा जाए तो वो उसको कास्टिंग वोट को भी अपने फेवर में यूज करेगा ना, जो उसने पहले यूज करा, नहीं। चलो अच्छा, अब वो बात पर आ जाते हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्लान टू अलाइन इट्स फाइनेंशियल ईयर विद द सेंटर। द सेंटर बोर्ड ऑफ आरबीआई इन अ मीटिंग एट न्यू दिल्ली 23 मार्च, फिस्कल ईयर 2021-22 का स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। तो फिस्कल 19-20 विल एंड ऑन जून 30, सो व्हाइल फिस्कल ईयर 2021 विल बीइंग 1 जुलाई, लेकिन उसको 31 मार्च से एंड कर दी, क्योंकि आप 31 मार्च से एंड करोगे तभी तो आप उसको शुरू कर पाओगे ना 1 अप्रैल 2021 से, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इन्होंने वो जो 2021 वाला फिस्कल ईयर था वो इन्होंने 1 जुलाई से शुरू तो करा, लेकिन वो 30 जून तक नहीं करा, उन्होंने इसको करा है अप टू 31 मार्च। तो ये जो फिस्कल ईयर था आपका 2021 वाला, आरबीआई ने 1 जुलाई से 31 मार्च तक का अपना फाइलें वाइलें रेडी करी, और 1 अप्रैल से उसने फिर अपना नया फिस्कल ईयर स्टार्ट कर दिया। तो क्लियर है, यहाँ तक डन है। सर ऐसा क्यों किया सर? हाँ, वही मैं आपसे पूछने जा रहा था कि पहले मेरे को बताओ कि 1 जुलाई वाला रीजन क्या था। पता है। देखो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जैसे आप आरबीआई हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ, ठीक है, और मैं आपका सबॉर्डिनेट बैंक हूँ, ठीक है, तो मैं पुनीत और आप हितेश, आप आरबीआई। अब आपकी रिपोर्ट बनेगी तब जब मैं अपनी रिपोर्ट हैंड ओवर करूंगा, समझ रहे हो आप। तो मेरा फिस्कल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो मैं 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट हितेश को दे दूंगा, फिर हितेश अपनी रिपोर्ट बनाएगा मेरी रिपोर्ट के बेस पर, और तब वो 30 जून तक अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर देगा। तो ये ब्रिटिशर्स ने सिस्टम सेटअप किया हुआ था कि बैंकों की रिपोर्ट आएगी, फिर बैंकों की रिपोर्ट से आरबीआई अपनी रिपोर्ट बनाएगा, और उस रिपोर्ट को बनाने में उसको फिर 2-3 महीने लगेंगे, तो उसने वो गैप डाल दिया कि आप अपना मार्च तक दे दो और आप जून तक दे देना अपनी रिपोर्ट, ये सिस्टम था। अब बीजेपी वाले तो मतलब या एनडीए सरकार हर वो चीज बदल रही है जो कांग्रेस के समय से चली आ रही है, जैसे प्लानिंग कमीशन था उसको हटा के नीति आयोग कर दिया, वो पहले सूटकेस में बजट लेकर आते थे उसको हटा के इन्होंने वो अब वैसे लेकर आने लगे जैसे मौर्यकालीन समय में लेकर आते थे लाल कपड़े में लपेट कर। इन्होंने फिस्कल ईयर को कभी चेंज नहीं करा, एज इट इज चल रहा था उसी तरह से जैसे ब्रिटिशर्स के समय चल रहा था, इन्होंने आकर बदल दिया।
अब इनका ये कहना है, इन्होंने इसलिए बदल दिया, इनका ये कहना है कि यार ऐसा कोई टाइम वाइम की आफत कुछ नहीं आती, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पुनीत जो है 31 मार्च को ही धब्बा कर रहा है हितेश को। वो पूरे साल अपने हर मंथ की रिपोर्ट देता रहता है, तो उसके पास हर मंथ की रिपोर्ट आ रही है। पुनीत की रिपोर्ट दिसंबर वाली आ गई, जनवरी वाली आ गई, फरवरी वाली आ गई, और इवन 15 मार्च तक की रिपोर्ट, 15 दिन की रिपोर्ट इसने भेज दी। फिर उसने अगले हफ्ते की रिपोर्ट भेज दी, फिर उसने अगले हफ्ते की लास्ट एक हफ्ते की रिपोर्ट बस पेंडिंग है। वो जैसी वो इसको भेजेगा, वो उस एक रिपोर्ट को हाथों हाथ बनाकर उसका उसका काम वो वहां पे खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो 31 मार्च को ही सारी रिपोर्ट, पूरे 12 महीने की रिपोर्ट हितेश को दे रहा है। तो वो दे रहा है 1 महीने 2 महीने बाई मंथली रिपोर्ट तो देता ही जा रहा है। तो हितेश का कोई ऐसा बर्डन वाला काम नहीं है कि 31 मार्च को उसके पास रिपोर्ट आएगी, फिर वो अपनी बनाएगा, 3 महीने 4 महीने लगेंगे। हद से हद इतना हो सकता है कि 6-7 दिन कोई रिपोर्ट पेंडिंग बची होगी, वो इसके आते ही, टेक्नोलॉजी का कमाल है, 5 मिनट में रिपोर्ट ट्रांसफर हो जाती है, और पूरा दिन होता है रिपोर्ट को बनाने में, वो फटाफट रिपोर्ट बन जाएगी। तो क्यों इतना खिलारा मचा रखा है? बच्चों की कंपटीशन में भी सरदर्दी है, बताओ आरबीआई का कब होता है? सब का एक जैसा कर दो, थोड़ा इनका भी सिलेबस कम होगा, कंपटीशन वाले बच्चों का भी। तो भैया 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑल ओवर इंडिया सबका, चाहे वो बैंक हो चाहे वो आरबीआई। ठीक सर है। हाँ, इस रिपोर्ट में होता क्या क्या है, मतलब रिपोर्ट कुछ नहीं भाई, समझे नहीं आप। आरबीआई इनका पापा है, ये बच्चे हैं सारे। अभी जितने 14 बैंक हैं, तो भाई आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, जो मैंने पॉलिसी और नीतियां बनाई थी उनके अकॉर्डिंग आपने काम किया नहीं करा, कितना लोन आपने बांटा, कितना लोन आपका पेंडिंग चल रहा है, कितना एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है ना, कितना डॉलर आपने अपने लेवल पे इकट्ठा करा, वो सब बताना पड़ेगा ना पापा को। तो ये पापा इनसे पूछ रहे हैं बच्चों से, भाई बताओ पूरे साल क्या किया। तो ऐसा तो है नहीं वो पूरे साल की रिपोर्ट 31 मार्च को ही दे रहे हैं सारे बच्चे। ये चुन्नू मुन्नू रमेश सुरेश ये भेज रहे थे हर महीने की रिपोर्ट। तो आरबीआई के पास तो हर महीने की रिपोर्ट, बाई मंथली रिपोर्ट आती रहती है बैंकों की ना, हर 3-3 महीने के बाद आरबीआई इनसे रिपोर्टिंग लेता रहता है कि क्या करा इस 3 महीने, कितना लोन बांटा। तभी आपने देखा नहीं, अभी बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर पेनल्टी लगाई है कल 4 करोड़ की आरबीआई ने। तो वही है, आपने जो नॉर्म्स मैंने दिए थे कि इससे ज्यादा इंटरेस्ट, जैसे अब मैं होम लोन लेता हूँ या आपने होम लोन लिया बैंक से, तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन होते हैं ना कि ये बेस लोन रेट होता है कि फॉर एग्जांपल 4%, इसके ऊपर आप बैंक अपने अपने हिसाब से अलग अलग ले सकता है, थोड़ा बहुत जो आपको लगाना है वो हम करेंगे बैंकिंग सेक्टर में। अब पता चला बैंक ऑफ इंडिया ने कहा सर 2.5% मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा मारूंगा जो आपने बताया है। तो भाई मेरा सर होम लोन है 6.5%। अब 6.5% की होम लोन की दर से मैंने पूरे साल कितने लोगों को लोन दिया, वो सारी रिपोर्ट में आरबीआई को भेजता हूँ ना, क्योंकि आरबीआई को भी तो पता होना चाहिए कि मेरे बैंक कर क्या रहे। सब यस सर। ठीक है। अच्छा, तो अभी हम नेक्स्ट पर आते हैं, आगे चलते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आरबीआई का जो फर्स्ट 4 गवर्नर्स थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। 1935 में आरबीआई का ओरिजिन हुआ। 1934 का एक्ट बना था, 1934 के एक्ट से आरबीआई काम करता है। एंड 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का जन्म हुआ, और उसके पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और अभी तो आपको पता ही शक्तिकांत दास है। तो खैर आप फर्स्ट याद रखो। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, so who was the first governor of RBI? CD Deshmukh was the first governor of RBI, and presently शक्तिकांत दास तो भी इनकम्बेंट है ही। ठीक है, चलो खैर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब बात है कि व्हाट इज द मीनिंग आई प्रॉमिस टू पे क्लॉज ऑन द बैंक नोट। बैंक नोट पे एक लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसको इसको जरा और समझ लेते हैं। एक सेक्शन है 26 आरबीआई के कानून में, 1934 के कानून में, इसमें एक सेक्शन है 26, उसमें लिखा हुआ है कि द बैंक इज लायबल टू पे द वैल्यू ऑफ बैंक नोट, दिस इज पेबल ऑन डिमांड बाय आरबीआई बीइंग द इशूअर। मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं तो आप इसे ऐसे मान लो कि एक 100 रुपए का नोट है, उसके ऊपर लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपी। मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं आरबीआई के पास पहुंच गया, मैंने कहा सर ये पकड़ो अपने 100 रुपए और मुझे वापस कर दो। इसके इसके जितना मैं आपको दे रहा हूं, इसके एवज में आप मेरे को क्या दोगे? तो उसने बोला है कि आई प्रॉमिस
मैं प्रॉमिस करता हूं टू पे द बियरर, बियरर मतलब मैं, जिसके पास ये पैसा था, द सम ऑफ रुपी, उतने रुपी का गोल्ड, क्योंकि मैं गोल्ड दे सकता हूं आपको, टमाटर प्याज आलू मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, वो तो आप बाजार में कहीं से ले लो। क्योंकि आप मेरा नोट मुझे वापस कर रहे हो, मैंने छापा था, क्योंकि मैं इशूअर था, मैंने इशू करा था, तो मैं आपको 100 रुपए के बराबर का गोल्ड दे सकता हूँ। ये गोल्ड आप ले लो, आप इसे बेचोगे, आपको इसके बराबर 100 रुपए का अमाउंट मिल जाएगा। तो यानी ऐसा कोई जाता तो नहीं आरबीआई के पास, मतलब आरबीआई की क्रेडिबिलिटी, आरबीआई कह रहा है कि आप टेंशन मत लो, मैं इशू कर रहा हूं और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, कभी भी ले आना, मैं आपको उतने का गोल्ड दे दूंगा जितने का वो उस पे छपा हुआ रेट है। 200 वापस करोगे मैं 200 रुपए का गोल्ड दे दूंगा, 500 वापस करोगे 500 का गोल्ड ले लेना मेरे से। फेक करेंसी नहीं है, झूठी करेंसी नहीं है, कभी भी आ जाना, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा ये पैसा आपको, ये कहना चाह रहा है, ये मतलब इसका, आई प्रॉमिस टू पे। ठीक है, और कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 26, कौन सा एक्ट, 1934 है। ये बताओ, क्लियर है यहाँ पर हितेश? यस यस। ठीक है, चलो अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम लोग देखें तो 1 रुपए का नोट अगर आप देखो, या पुराना कोई भी नोट अगर आप देखो, तो कॉइनेज एक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया था 1935 का, एक कॉइन्स इन्होंने जब शुरू करे थे, यूनिफॉर्म कॉइनेज इन्होंने शुरू कर दिया था 1958। मतलब कहते हैं कि 1958 में इन्होंने मुगलों को हरा दिया था, बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर थे, 1857 की क्रांति। उसके बाद फिर ब्रिटिश क्राउन का रूल आया हिंदुस्तान में, और पूरे इंडिया में उन्होंने एक एक छत्र ब्रिटिश सरकार का रूल हो गया। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, द इमेज ऑफ द क्राउन कॉइन्स जो है वर रिप्लेस्ड बाय द पोर्ट्रेट ऑफ मोनार्क ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सुप्रीमेसी। तो मतलब उस समय किंग जॉर्ज जो है रिप्लेस द नेटिव डिजाइन ऑन बैंक नोट्स एंड कॉइन्स, बट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ही हैड द रूपी एज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ कॉलोनियल इंडिया। तो 1857 में इन्होंने क्या करा, किंग जॉर्ज 6 का फोटो लगाना शुरू कर दिया। उससे पहले अलग अलग प्रिंसेस स्टेट अलग अलग रुपया छापते थे, उनकी अपनी अलग अलग फोटोएं छपती थी। और फिर उसके बाद क्वीन विक्टोरिया का जब रूल आया 1858 के बाद, तो 1862 से इन्होंने विक्टोरिया की इमेज लगानी शुरू कर दी अपने नोटों पे। तो कुल मिला के आप इसे ऐसे मान के चलो कि 57 के रिवोल्ट से पहले हर रियासत का अपना अलग नोट होता था, उसके ऊपर उस रियासत के राजा वाजा की फोटो होती थी। फिर उसके बाद इन्होंने जॉर्ज 6 की फोटो रिप्लेस करके लगा दी ब्रिटिश सरकार ने, और फिर उसके बाद इन्होंने क्वीन विक्टोरिया की इमेज को यूज करा 1862 से। ठीक है, तो वो जो है इस तरह से उन्होंने इमेज को चेंज, और आजादी के बाद तो हमने फिर महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट जो है इमेज को हमने यूज किया। अच्छा सर फिर खैर आगे चल, हाँ जो फिर एक कॉइनेज एक्ट है 1935 सर, जब किसकी फोटो होती थी ब्रिटिशर्स के जो सर नहीं, ये जो कॉइनेज एक्ट था ना 1835 एक्ट, उस एक्ट को इन्होंने बनाया था, मतलब धीरे धीरे सिस्टम इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था उन्होंने, लेकिन ये एक्ट लागू हुआ था 1858 में। ठीक है, असल में कॉइन्स शुरू हो गए थे, कॉइन्स इन्होंने शुरू कर दी थी, जिस जिस रियासत पे इनका होल्ड हुआ वहां पे इन्होंने कॉइन्स मिंट करने शुरू कर दिए थे, और उस कॉइन्स में इन्होंने मतलब एक तरह से एक यूनिफॉर्म कॉइनेज बनाने शुरू, जैसे बंगाल पे कब्जा करा तो बंगाल में कॉइन शुरू कर दिए, मद्रास पे कब्जा करा मद्रास में कॉइन शुरू कर दिया। और वो किस एक्ट से, एक जैसा कॉइन उसके उस पे बनता था, और उस पे फोटो जो है किंग जॉर्ज की लगती थी, किंग जॉर्ज की फोटो कॉइन्स पे लगती थी। फिर उसके बाद 1858 के बाद जब ब्रिटिश सरकार का रूल आया, तो फिर इन्होंने बैंक नोट्स एंड कॉइन्स पर, नोट्स पे भी किंग जॉर्ज की फोटो आ गई। फिर 1862 में इन्होंने बैंक नोट्स में और कॉइन्स पे क्वीन विक्टोरिया की इमेज डाल दी। ये यहाँ पे खाली कॉइन्स की बात कर रहा है। फिर 58 के बाद नोट पे भी फोटो आ गई, और फिर 62 में नोट पे वो फोटो इन्होंने चेंज कर दी। ठीक है, असल में क्या होता था, किंग जॉर्ज की इमेज जो है ये यूज कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन की फोटो नहीं यूज करती थी, क्योंकि क्वीन की फोटो का यूज करने का हक खाली सरकार को होता है ना, प्रेसिडेंट की फोटो। तो बस ये खाली उनके जो प्रिंस, उनका जो राजकुमार होता था उसकी फोटो लगाते थे एज ए सिंबॉलिक, कि भाई हम उस देश की कंपनी है जिस देश का राजकुमार जॉर्ज 6 है। लेकिन ये कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम उस देश की कंपनी है जिस देश की क्वीन विक्टोरिया है।
तो उसका मतलब हो जाएगा कि आप सरकारी कंपनी हो, लेकिन मैं तो प्राइवेट कंपनी हूँ। समझ लो, कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर कोई काम कर रही होगी तो नरेंद्र मोदी के नाम पे काम कर रही होगी, ना कि प्रेसिडेंट के नाम पे। प्रेसिडेंट के नाम पे काम करने का हक खाली देश की सरकार को है, समझे आप? तो ऐसे है ये। तो वो एज ए सिंबॉलिक ईस्ट इंडिया कंपनी यूज करती थी। फिर बाद में जब सरकार का रूल आया तो उन्होंने किंग जॉर्ज को भी कंटिन्यू रखा, फिर धीरे धीरे विक्टोरिया से रिप्लेस कर दिया उसकी फोटो को। फिर वही पेपर करेंसी एक्ट 1861 जो इन्होंने बनाया था, तो इन्होंने जो है ये क्वीन विक्टोरिया की फोटो इमेज को यूज किया उस एक्ट से। और आप देख सकते हो फिर इन्होंने 10 रुपीज, 20, 50, 100 के नोट जो है प्रिंट करने शुरू करे विद करेंसी डिटेल इन 2 लैंग्वेजेस। और उसमें जो छपते थे नोट वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से छप के आते थे विद पोर्ट्रेट ऑफ द क्वीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो तब हमारे यहाँ पे तो कोई बैंक था नहीं जो नोट छापता, तो ये सब इंग्लैंड से छप के आते थे और उसमें क्वीन की इमेज होती थी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। फिर वो कह रहा है कि 1928 में इन्होंने हमारे यहाँ पे शुरू करा कि यार ये तो बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है कि इंग्लैंड से नोट छप के आ रहे थे, यार यहीं पे कोई मशीन लगा दो जो यहीं नोट छाप ले। तो 1928 में देखो कितने टाइम के बाद इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले नासिक में लगाई। 1935 में फिर रिजर्व बैंक की स्टैब्लिश कर दिया कि यार ये यही बैंक बना दो और यही यहाँ के बैंकिंग सिस्टम को हैंडल कर लेगा, क्योंकि हर बार ब्रिटेन से पूछना ठीक नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर ये एक सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश की गई, जिसे मिनी रत्ना का आज स्टेटस है। भारत सरकार की ये कंपनी है और 2006 से रजिस्टर्ड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड वाज इनकॉर्पोरेटेड। द कॉर्पोरेशन इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ करेंसी एंड बैंक नोट्स, सिक्योरिटी पेपर, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, पोस्टल स्टैम्प, यानी जितना भी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हमारे जितने भी हमारी करेंसी, हमारे बैंक नोट, हमारे जितने भी सिक्योरिटी पेपर होते हैं, सिक्योरिटी पेपर मतलब वो जो एफिडेविट होते हैं हमारे, है ना, नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स होती है हमारी, नॉन जुडिशियल स्टैम्प वही जो हमारी डाक टिकट हो गई, एंड पेपर स्टैम्प पेपर्स हो गए हमारे, और पोस्टल स्टैम्प्स हो गई हमारी। तो ये जितने भी नॉन जुडिशियल स्टैम्प समझते हो, नॉन जुडिशियल स्टैम्प क्या हुई, जो जुडिशरी में जो यूज नहीं होती वैसे वाली स्टैम्प, जैसे होता है ना मोहर, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपनी मोहर लगा दी, अपनी स्टैंप लगा दी, वो नॉन जुडिशियल स्टैंप जो मिनिस्ट्रीज यूज करती है, वो सारी स्टैंप, वो सारा का सारा काम ये हमारी, ये जो हमारा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये हैंडल करती है। तो बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत सारी चीजें इसके थ्रू जो है हैंडल होती है। जैसे मैं अभी एक आपसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछूं कि अभी हमारी जितनी भी वैक्सीन है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कहाँ पे इनको परमिशन मिलती है फाइनली कि भैया ठीक है अब स्टार्ट करो लोगों को लगाना, ओके रिपोर्ट है, या मॉडर्ना और फाइजर अभी आएंगी तो हमारे यहाँ पे कहाँ पे उनको टेस्ट किया जाएगा, ये स्पुतनिक 5 अभी कहाँ पे टेस्ट हो रही है, और फाइनल वहां की हरी झंडी मिलने के बाद वो मार्केट में लोगों को मार्केट में लोगों को लगाने से पहले एक और चेकिंग होती है, वो हमारी लेबोरेटरी कहाँ पर है? का नाम बताना है, जगह का नाम बताना, उसका सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, जहां पे हमारी सारी वैक्सीन की टेस्टिंग चल रही है। हर वैक्सीन बनने के बाद इस लेबोरेटरी में आती है, फिर ये चेक करते हैं और फिर फाइनली मार्केट में लोगों को लगनी शुरू होती है। मार्केट में लगना और फैक्ट्री में बनने के बीच में सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी है, जो बीच में मीडिएटर का काम करती है और ग्रीन सिग्नल देती है, और फिर ये मार्केट में लोगों को लगनी शुरू होती है। ये कहां पर है आजकल? ये हिंदुस्तान की एकमात्र लेबोरेटरी है जो WHO प्रमाणित है आइडिया? ऑप्शन दो, ऑप्शन देता हूँ, चलो। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यूपी। हिमाचल प्रदेश। हाँ हिमाचल प्रदेश सही लगा है तुक्का, वेरी गुड। कसोली, हिमाचल प्रदेश में कसोली एक जगह है, हिंदुस्तान की एकमात्र सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी है, WHO से प्रमाणित है ये, WHO ने इसको सर्टिफिकेट दिया हुआ है। यहीं पर हमारी कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, मॉडर्ना, फाइजर, ये सब यहीं पे टेस्ट हो गई और हो रही हैं।
कोई भी वैक्सीन यहाँ पर बाजार में आने से पहले इनके पास वो खेप आती है, एक एक शीशी, एक एक को चेक करते हैं, पूरा बैच आता है, जैसे 100 बॉटल्स का बैच आया उसको चेक करेंगे, फिर अगली 100 अब हमने लगानी है लोगों को, तो 100 बॉटल्स पहले यहाँ पर आकर चेक होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह हमारे यहाँ पर पोस्टल स्टैम्प, जुडिशियल स्टैम्प, करेंसी, बैंक नोट, वो सब यहाँ पर जो है प्रिंट होते हैं और यहीं से निकल के आम पब्लिक, जनता जनार्दन तक पहुंचते हैं। चलो ठीक है, गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं ये क्या बोल रहा है। अब ये बोल रहा है कि द कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 2006, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रेसेस एंड मिंट फंक्शनिंग अंडर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये प्रेस काम करती है, और इसकी 9 यूनिट्स हैं, 4 मिंटिंग है, 4 प्रेस है, एक पेपर मिल है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा तामझाम है इसका। 9 यूनिट्स है इसकी। तो कहाँ कहाँ पर है, तो वो नासिक है, हैदराबाद है, 2 करेंसी नोट प्रेस देवास और नासिक में है, 4 मिंट मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा है। कोई बात नहीं, आपको कोई यादवाद कोई ज्यादा रट्टे नहीं मारने फैक्ट्स पे। 1 सिक्योरिटी प्रेस जो है मिल एट होशंगाबाद है। सिक्योरिटी पेपर का मतलब होता है ये जो स्टैम्प पेपर होता है, जो एफिडेविट आप बनाते हो, वो कागज कहाँ छपता है, वो कागज यहाँ पे होशंगाबाद में छपता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विच वर वर्किंग अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो वो जो मिंटिंग प्रेस है वो इस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, और ये मिंटिंग प्रेस मिनी रत्ना है, 2006 में स्टैब्लिश हुई, और इसकी सर ये इतना बड़ा। हाँ सर मिंटिंग प्रेस तो बस कॉइन छापेगी ना। हाँ, मिंटिंग प्रेस वही ना, अलग अलग है ना। मिंटिंग जो है वो कॉइन मिंट करेगी, है ना। पेपर करेंसी जो है वो पेपर, नोट करेंसी नोट छापेगी, ये ना सर 2 तो ये करेंसी नोट प्रेस। हाँ, सर तो ये प्रेस प्रेस है सर, ये इसके अंडर है कौन सी प्रेस? सर। पेपर मिल, हाँ, सर पेपर मिल। पेपर मिल, हाँ हाँ बिल्कुल सब ये बोल रहे हैं। इट कंटेन्स 9 यूनिट्स, 4 मिंट्स, 4 प्रेस और एक पेपर मिल, तो 9 हो गई ना, 4, 4 + 4 + 1, 9 यूनिट्स। तो ये सब इसके अंडर में आए, इस कंपनी, ठीक है। मतलब 4 जगह कॉइन्स छपते हैं, 4 जगह हमारे, तो 4 प्रेस में से 2 प्रेस में नोट छपते हैं, 2 प्रेस में वो सारे आपके नॉन जुडिशियल स्टैम्प, डाक टिकट, वो सब। और ये पेपर मिल वो है, वो जो उनका पेपर होता है ना, जिस पेपर पे वो प्रिंटिंग होती है, वो कागज का टुकड़ा, वो कागज का टुकड़ा होशंगाबाद पेपर मिल में, ये कह रहा है, ये होना ना पेपर मिल एट होशंगाबाद, ठीक है। 4 कॉइन्स मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद एंड नोएडा, ये कह रहा है, ठीक है। अच्छा, चलो खैर आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें आगे क्या है। अब ये बोल रहा है कि अब ये बता रहा है वो उन सबको। तो ये कह रहा है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कह रहा है जो भी हमने डिस्कस किया, ये एस्टेब्लिश 2006, हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली, भारत सरकार की कंपनी है। कह रहा है एक है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड 1995 बेंगलुरु, ये जो है आरबीआई के अंडर में काम करती है। तो अब इनका काम क्या है, एक बार काम चेक कर लेते हैं। यानी ये क्या भला है, BRBNMPL, ये क्या काम करती है, तो कह रहा आप देख लो। ये जो आपकी BRBNML है, ये नोट प्रेस भी छापती है, नोट प्रिंट करती है, मैसूर और कर्नाटक में इसकी लोकेशन है। करेंसी नोट यहाँ से भी छपते हैं, और नोट प्रेस एक साल बनी वेस्ट बंगाल में है। तो ऐसा नहीं कि सारे नोट जो है वो वही, आप समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन सारे पेपर नोट यही प्रिंट करती है, कुछ ये भी करती है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड इसके अंडर में भी है, और ये जो है आरबीआई के अंडर में है, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, और वो भारत सरकार के अंडर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है हितेश? Yes. सर ये सेपरेट क्यों है सर, एक गवर्नमेंट के कंट्रोल में, एक आरबीआई के। असल में वो ये अलग अलग है ना, जैसे मतलब ऐसे आप मान के चलो कि जैसे जुडिशियल पेपर हो गया, अब जुडिशियल पेपर जो एफिडेविट का पेपर, उससे आरबीआई का तो कोई मतलब नहीं ना, समझ रहे हो। अच्छा, अब जैसे कॉइन्स है, कॉइन्स आरबीआई की रेंज में नहीं आता, ठीक है। अब वो पेपर का कागज का टुकड़ा, आरबीआई को उससे कोई मतलब नहीं, आरबीआई प्रॉपर नोट पे काम कर रहा है।
यानी आप इसे ऐसे ध्यान से रखो कि जो प्रॉपर नोट है, हमारे जो नोट्स हैं वो छापता है ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रक। बाकी नोट के अलावा जितना भी काम है वो सारा काम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन करती है। ठीक है, इसी इसके नाम से ही अंतर समझ में आ रहा है। देखो बैंक नोट मुद्रण ये खाली हमारे वो जो कागज के नोट है ना उनकी प्रिंटिंग करती है, और ये उसको छोड़ के बाकी सब काम ये करती है। एफिडेविट, स्टैम्प पेपर्स, है ना, और आपका कॉइन्स हो गए, और जो आपके ये जो मैं आपने यहाँ पे देखा नहीं ध्यान से, ये जो वो नहीं होते कि ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, है ना, और ये कॉमेमोरेटिव जो कॉइन्स होते हैं, जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कॉइन्स भारत सरकार ने 100 रुपए का कॉइन्स लॉन्च कर दिया, किसी को सम्मान देने के लिए कोई कॉइन्स हम वैसे ही लॉन्च कर देते हैं, वो सब ये ऑर्गेनाइजेशन करेगी ये काम। अब आरबीआई से भारत सरकार के भाई साहब वो एक अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ना 100 रुपीज का कॉइन्स छाप देगा। उसने कहा भाई साहब मेरे पास ना टाइम नहीं है, इतना और बड़े काम है, मुझे 2000 रुपए के नोट छापने परसों तक, है ना। तो ये क्यों भारत सरकार के काम करेगी? ये एक अपना अलग, इसका अपना एक अलग रुतबा, अपना स्टेटस है, तो वो सारे काम इसको सेपरेट कर दिए। अच्छा, तो अब हम आते हैं आगे, लास्ट इस स्लाइड तक करते हैं आज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995 1935, ठीक है हमें पता है। वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। तो मैं आपको एक चीज ये समझा दूं यहाँ पे, 1935 में जब आरबीआई बना था ना, तो 5% शेयर्स इसमें सरकार के थे, ब्रिटिश सरकार के, 95% शेयर्स इसमें प्राइवेट सेक्टर के थे, यानी ब्रिटेन के प्राइवेट सेक्टर, ब्रिटेन के प्राइवेट जो बिजनेसमैन थे उनके। फिर 1949 में हमने टेक ओवर करा, तो हमने सारे शेयर्स इसके हमने खरीदे, तो 100% शेयर्स अभी हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, और बाकी वो तो हमें पता ही है कि 1 रुपए का नोट जो है वो, अगर हम फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको करती है प्रिंट, तो वो 1 रुपए का नोट कब कब आता रहा, कब कब जाता रहा, कोई बात नहीं, आप उसको पढ़ सकते हो, कोई याद बात नहीं करना कि कब बंद हुआ। जैसे 1 रुपी नोट वेंट आउट फॉर सर्कुलेशन आफ्टर 1994, फिर रिज्यूम हो गया 2015 में, अभी वो फर्स्ट रिलीज कर रहे हैं, नया नोट आ रहा है 5 मार्च 2015। फैक्ट्स है, तो हमें आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें को इतना ईयर वियर को याद बात नहीं करना। बस हाँ इतना पता हो कि 1 रुपए का नोट जो है, 1 रुपी नोट जो है वो इनसे रिलेटेड है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको सर देख लेते हैं। हाँ हाँ, ये बंद क्यों किया था? असल में ना 1 रुपए के नोट आप समझ रहे हो ना, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, 1 रुपए में कुछ आता ही नहीं है, तो मतलब कोई पर्पज नहीं है, बस ये खाली शादियों में लुटाया जाता है ना। तो बस वो घोड़ी के आगे आप खड़े होके डांस करो, कोरे कोरे 1 रुपए के नोट दिखाओ, घोड़ी भी थोड़ा रथ भी ना तेज चलने लगता है फटाफट, है ना, और बैंड वाले भी फटाफट तेजी से भागते हैं, तो खाली बस ये वही काम आता है शादियों में लुटाने और लूटने के लिए। बाकी मुझे लगता नहीं 1 रुपए में आज कोई कुछ आ रहा होगा। तो महंगाई जब बढ़ जाती है, अब आप देखो ना, पहले 20 पैसे का सिक्का आता था, अब आपको पता है 20 पैसे, मुझे अभी तक याद है बचपन में 20 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे इकट्ठे करते थे हम। अब आप इमेजिन करो, 20 पैसे का कॉइन पता है क्यों बंद करा? उसमें 25 पैसे की एल्यूमिनियम लग जाती थी, मतलब उसकी उसकी करेंसी का रेट 20 पैसे, उसमें खर्चा हो रहा है 25 पैसे। अब 1 रुपए के नोट में खर्चा हो रहा है 1.5 रुपए के बराबर, तो भारत सरकार क्यों छापेगी इसको? बताओ बे, मतलब घाटे का सौदा है या नहीं? कुछ आता है नहीं और खर्चा ज्यादा हो रहा है इसलिए। और फिर सर दोबारा अच्छा क्यों खैर, स्टार्ट कर दिया? दोबारा इसीलिए घोड़ियां चल रही होगी शादियों में, कह रहे हो भाई साहब नोट का है 1 रुपए के और 1 रुपए का नोट ऐसा नहीं है, मतलब वो तो एक बात हो गई कि 1 रुपए का नोट जो है, लेकिन अगर आप देखो ना 1-1 रुपए के अगर आप 10 नोट इकट्ठे करो तो 10 रुपए तो बनते ही है, या नहीं? अब 1 रुपए का कॉइन भी तो चल ही रहा है ना। अब जब हम बैटरी रिक्शा में बैठते हैं, तो बैटरी रिक्शा वाले को जो 10 रुपए देते हैं, वैसे तो आप उसे 1-1 रुपए के 10 कॉइन पकड़ा दो तो बेचारे 5 मिनट आपने उसके बर्बाद कर दी, क्योंकि वो गिन रहा होगा 1 2 3 4, और पीछे बैठी सवारी उसे चिल्ला रही कि भाई साहब चलो, कहलाएगा भाई साहब रुक जाओ, कहीं 8 ही सिक्के और मैं इसे कहाँ ढूंढता फिरूंगा सवारी को, ये 8 देके भाग गया। ऐसा हुआ था, मैं बैटरी रिक्शा में बैठा हुआ था, वो एक बच्चा उतरा, उसने वो एक एक के कॉइन पकड़ा दी उसे 20, और भाग गया, पकड़ा के भाग गया। उसके बाद लगा क्या गिनने तो दे, कह रहा अंकल पूरे है पूरे है। खुद तो भाग गया वो बेचारा गिनता रहा, और पता चला 15 ही निकले, 5 रुपए कम देके चला गया। तो खैर मतलब ऐसे चलन में तो है ही, तो जब कॉइन्स चल रहे हैं तो फिर रुपीस का नोट भी चलना चाहिए। तो ये बात उठी थी एक बार पार्लियामेंट में, तो सरकार ने कहा कर देते भैया, लॉन्च कर देते हैं इसी के बाद। खैर,
तो कुल मिला के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंडिया सेंट्रल बैंक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू एंड सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी, रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। रिजर्व बैंक 1935 में स्टैब्लिश हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक किताब बुक थी द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो है आरबीआई की बात छिड़ी थी, तो फिर हिल्टन यंग कमीशन बिठा दिया गया। इनकी बुक पढ़ के ब्रिटिशर्स को भी लगा कि यार बिल्कुल एक बैंक तो यहाँ पे होना ही चाहिए जो रेगुलेट करे सारे बैंकिंग सेक्टर को। फाइनली एक्ट बन गया, और ये जो हिल्टन यंग कमीशन था 1927, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, आल्सो नोन एज हिल्टन यंग कमीशन ऑफ, मतलब 1926 में सेटअप हुआ था, 27 में इसकी रिपोर्ट आई थी, फिर उसकी रिपोर्ट पे फाइनली आरबीआई का गठन कर दिया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी हम इसको यहीं तक करते हैं, फिर अगली क्लास में आगे करेंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आगे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक कोई ऐसी बात थी जो ना समझ में आई हो? क्लियर है मेरे ख्याल से यहाँ तक है? हाँ हाँ बताओ। तो मुझे कमीशन का समझ नहीं आया सर, मतलब कमीशन का क्या? सर दो कमीशन, मतलब कि वो सर भीमराव अम्बेडकर वाली बुक में से भी देखा था, मतलब और सर मतलब कि वहां से देख के बनाया था इन्होंने आरबीआई सर बुक से। मेरे को समझ में नहीं आई आपकी बात, क्या है, फिर से पूछो। सर मतलब जो हमने स्टैब्लिश किया था आरबीआई, हाँ सर वो भीमराव अम्बेडकर की बुक में से देखा था सर, वो जो आइडिया नहीं था। नहीं 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 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। देखो ऐसा हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पैसे की जरूरत पड़ी, पैसा बैंक से मिलता है, बैंक से लोन मिलता है, मतलब बड़े क्राइसिस आ गए। जैसे अब आप देखो ना, अभी जैसे कोविड पेंडेमिक आया तो भारत सरकार ने बैंकों को बोला ना कि यार लोगों को लोन बांटो, क्योंकि लोगों की स्थिति खराब है, किसी को फ्लैट चाहिए, उसके पास 4 महीने से काम नहीं है, लेकिन वो घर लेना चाह रहा है तो उसको लोन दे दो, तो वो लोन के थ्रू घर ले लेगा, मतलब इकोनॉमी को पुश करो लोन दे देके। तो बैंकों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जब क्राइसिस आते हैं ना, जब रिसेशन आती है। तो आरबीआई की बात वहीं से आई कि अब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो गाइडलाइंस बनाए बैंकों को क्या करना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, कोई कोई पापा ही नहीं है इनका तो। और आप देखो वर्किंग स्टाइल एंड आउटलुक प्रेजेंटेड, और फिर आरबीआई कैसे बनना चाहिए वो बुक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस बुक में सजेशन लिखे थे कि यार कायदे से इस तरह से आरबीआई बनना चाहिए, ये सॉल्यूशन है, अगर कभी इस तरह की हरकत हो जाए तो एक बैंक होना चाहिए वो आपको गाइड करता है, एक पापा होने चाहिए जो आपको बताएंगे। तो फिर जब ब्रिटिश सरकार ने इनकी किताब पढ़ी तो उनको लगा कि यार बंदा बड़ा टैलेंटेड है, लगता नहीं इंडियन होगा, मतलब बताओ इंडिया में रह के इतनी बड़ी बात बोल रहा है। तो इन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने, मतलब ब्रिटिश सरकार को ये बुक दी कि सर आप पढ़ो इसको और आप देखो अगर इस तरह से आप आरबीआई बना पाए। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन एक बिठाया, और हिल्टन यंग कमीशन ने इनकी किताब को पढ़ा, इनकी बुक को पढ़ा, और उस बुक को बेस बनाकर आरबीआई के एक्ट को डिजाइन किया, ये कह रहे हैं। ठीक है, डन। अरे रॉयल कमीशन और इंटरनेशनल कमीशन सेम है? एक है, एक ही है, हाँ, वो मतलब 1926 रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, आल्सो नोन एज, लिखा है ना, आल्सो नोन एज हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग उसके चेयरमैन थे, तो कोई लोग उसके नाम, उस चेयरमैन के नाम से जानता है हिल्टन यंग कमीशन। वैसे रॉयल कमीशन मतलब भारत ब्रिटिश सरकार का आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है हितेश, मिलते हैं अगली क्लास में और करते हैं हम आगे डिस्कस। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय बाय।